चलिए, आज फोटो भी मुझे कुछ धुंधली नजर आ रही है। अभी जैसा मैं आपसे कह रहा था, जागृत मन की या सचेतन मन की बात मैं आपसे कर रहा था। किसी भी फैक्ट्री में काम तो करते हुए उसके मजदूर कर्मचारी दिखाई देते हैं, परंतु उनके सारे अधिकार उस मालिक के हाथ में होते हैं मैंने कर दिया कैमरा तो साफ, फोटो तो अभी भी वैसी ही आ रही है। चलो बाद में देखेंगे, अब प्रोग्राम व्यवधान पैदा कर रहा है। चलिए, मैं जो बात कह रहा था, किसी भी फैक्ट्री के सारे अधिकार उस मालिक के हाथ में होते हैं जो उसकी आधारशिला रखता है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, आत्मा ही सब कुछ है। परंतु वो किसी का बुरा नहीं करती है, ना तन का, ना मन का, ना समाज का। अगर वो बुरा करती तो कचोटती नहीं। अगर वो किसी का बुरा करती तो उसमें अंदर से पीड़ा पैदा नहीं होती। वो किसी का बुरा नहीं करती, हमेशा सबका भला करती है। इसलिए जिसकी भावना जगती है वो किसी का बुरा नहीं करता है। मैं आप फिर से कह रहा हूं, सुपर चेतन जिसका जगता है, सुपर चेतन जिसका जगता है, उसकी वो परम सत्ता जग जाती है। जिस तरह से एक कंपनी के अंदर मालिक अपने अधिकारियों को दे देता है, उन्हें बांटता है, बखेरता है। मालिक सामने नहीं आता है। कर्मचारी रखना और उनसे काम लेना, जो काम ठीक ना करे उनको नौकरी से निकालना और जो ठीक करे उनको प्रोत्साहन देना, ये सब कार्य उन्हीं अधिकारियों के हाथ में होते हैं जिनकी नियुक्ति मालिक करता है और अपना अधिकार उनको देता है। अधिकार देने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी कंपनी के प्रति लापरवाह हो जाता है, ना, इससे कोई मतलब नहीं है। वहां पर भी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है और अपने जो अधिकारी होते हैं उनसे काम का ब्यौरा, सब तरह का ब्यौरा लेता रहता है और ये चाहता है मेरे कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में एक संतुलन बना रहे। हार्मोन्स ग्रंथियों से लेकर प्राणों के अवधारण तक का अचेतन का ही प्रभाव है। मनोविकारों के कारण मानसिक स्वास्थ्य पहले चौपट होता है और सद्भावनाओं के आधार पर व्यक्तित्व के सभी पक्षों का समुन्नत जो संतुलन है वो बिगड़ता जाता है। इसी संस्थान की संरचना के लिए ये संभव होता है
उत्थान और पतन के बीच में इसी क्षेत्र में उसके बीज उगते हैं। व्यक्तित्व की सुविस्तृत जड़ें इसी मनोभूमि में घुसी रहती हैं अचेतन की। पिछली बार भी बताया था, इसी अचेतन को चित्त कहते हैं। इसी अचेतन को चित्त कहते हैं। योग द्वारा इसी क्षेत्र का निरोध, योग द्वारा इसी क्षेत्र का निरोध किया जाता है। एक मोटी सी बात अगर मैं कह दूं और आपको अच्छी लगे, आज का हर आदमी अपनी बुराई को भी अच्छी बनवाता है। आज का हर आदमी अपनी कमी को भी दूसरे को, अपने को, जो अपने हैं उनको ये कहने के लिए मजबूर करता है कि जो मैं करता हूं वो ठीक है। आपने अगर उसकी बुराई को बुराई कह दिया तो लड़ने मरने को तैयार। मैंने कहा है, अचेतन और सुपरचेतन के बीच में जो संस्कार के बीज हैं वो जगते हैं, उगते हैं, बढ़ते हैं। इसी कारण इस संस्थान की रचना कुछ ईश्वर के द्वारा इस तरह की गई है कि व्यक्तित्व की सुविस्तृत जड़ें इसके अंदर फैलती चली जाएं। मैंने अभी कहा, चेतना का क्रीड़ा स्थल अचेतन है। चेतना का क्रीड़ा स्थल अचेतन है। या कहिए, जैसे सूर्य के धरातल पर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत पैदा होता है, उतरता है, आता तो कहीं से है, आता तो कहीं से है, पर पूरे ब्रह्मांड में अपने प्रकाश को ही नहीं बखेरता है, अपनी शक्तियों को भी उन किरणों के अंदर समाहित करके इस संसार को देता है। परिष्कार परिशोधन जिसको कह रहे हो, वो मस्तिष्क का प्रेरक केंद्र है, प्रेरणा का केंद्र है। कौन मना कर देगा कि हमारे अंतर से हमारे अंदर प्रेरणा नहीं उठती हैं? कोई मना नहीं कर सकता। सबके अंदर वो प्रेरणाएं उठती हैं। गई गुजरी जिंदगी में वही पड़े रहते हैं जिनके अंदर वो प्रेरणाएं नहीं उठती हैं। सचेतन की बुद्धिमत्ता का उपयोग धूर्तता, दुष्टता जैसे निकृष्ट उद्देश्यों के अतिरिक्त और किसी रचनात्मक कार्य में संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैंने कहा है, व्यक्ति का स्वभाव ही कुछ इस तरह का बनता चला जा रहा है, वो कमी को ही अच्छाई समझने लग गया है। बुद्धिमान कहलाने वाला मनुष्य उज्जवल भविष्य के सृजन की बात सोचेगा, उसको कभी नहीं रुकने देगा। सचेतन मन और बुद्धि को विकसित करने के लिए, सचेतन मन की बात कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, जरा सुनो, सोचो। एक व्यक्ति किसी विषय में इस जन्म में पीएचडी है, एक व्यक्ति इस जन्म में किसी विषय पर पीएचडी है, परंतु अगले जन्म में उसे प्राइमरी क्लास से ही पढ़ना पड़ेगा।
ये सचेतन की बात मैं आपसे कर रहा हूं। सचेतन को जागृत करना पड़ता है। एक बात फिर से कह रहा हूं, जिनके पिछले जन्मों के संस्कार यानी कि अचेतन मन की सक्रियता दूसरा जन्म लेने पर वो स्वतः ही क्रियाशील हो जाता है। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे, वो जन्म लेते के साथ ही अपने जीवन लक्ष्य की तरफ अपने आप बढ़ने लग जाते हैं, किसी को बढ़ाना नहीं पड़ता है। मैंने भी देखा है, चाहे क्षेत्र आत्मिक हो, धार्मिक हो या सांसारिक हो, तीनों में मैंने ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बढ़ते और देखा है जो तुरंत बढ़ते हुए चले जाते हैं। उनका कारण ये नहीं है कि उनका सचेतन ज्यादा सक्रिय है, अचेतन ज्यादा सक्रिय है, और वो अचेतन चेतन के अंदर अपनी गतिविधियों को करना शुरू कर देता है, विकसित करना शुरू कर देता है। शिक्षा, साहित्य, संपर्क, अनुभव, संपादन करने के जैसी अनेक विधि व्यवस्थाएं प्रचलित अपने आप होने लग जाती हैं, किंतु अचेतन मन की चित्त की चिकित्सा करने में यौगिक उपचारों के ही काम में लाया जा सकता है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में मनोमय कोश की साधना कहते हैं। आजकल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के अंतर्गत अचेतन की क्षमता को समझने और उसे अभीष्ट परिवर्तन करने के उपाय खोजे और सोचे जाने लगे हैं, किंतु तत्वदर्शियों की अनुभूत पद्धति योग साधना के अतिरिक्त कोई और कारगर उपाय अभी तक किसी के हाथ में नहीं आया है, ना आएगा, ना आएगा। एक सिस्टम है, एक आधार है, एक पौड़ियां हैं, जो मैंने अभी फैक्ट्री मालिक के उदाहरण के रूप में आपको समझाया। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक अलेक्जेंडर कैनन का कहना है कि मनुष्य इस विश्व की सबसे विलक्षण संरचना है। उसका सार तत्व मन, मस्तिष्क और उसका नवनीत अचेतन संस्थान है। दुर्भाग्य से इसी क्षेत्र की न्यूनतम जानकारी हम लोगों को उपलब्ध है। किसी विज्ञान के वशीभूत नहीं है। मैं पूछता हूं, ऋषि संत की बात कर रहा हूं, वो कितने पढ़े लिखे थे, परंतु चेतना क्षेत्र के वो पीएचडी थे। वैज्ञानिक तरीके से इसको जिसकी जानकारी ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, वो वैज्ञानिक तरीके से पकड़ में नहीं आएगा। आएगा तो आत्मिक तरीके से ही पकड़ में आएगा। प्रेरणा को अनुभूत किया जाए, वो प्रभावित करे। जब हम अंदर से प्रभावित होंगे, हमारा अचेतन प्रभावित होगा। मैंने अभी कहा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फटाफट दौड़ते हुए चले जाते हैं, और ऐसे भी विलक्षण इस दुनिया में हुए हैं कि जिन्होंने थोड़े समय में ही कितनी क्लासें पार कर ली, यूनिवर्सिटी को अपने कायदे कानून बदलने पड़े। ये उनके पिछले जन्मों का प्रभाव है। परिवर्तन की बात कह रहा हूं। इस दुनिया में सबको जीरो से चलना पड़ता है, चाहे पिछले जन्म में कुछ हो, और अपने आप को परिष्कृत करने के लिए
जो किया जा सकने वाला कर्म है उसको करना ही पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव के पिछले 3 जन्मों को आप देख सकते हैं और 3 जन्मों को देख करके ये पता लगा सकते हैं, जब 3 जन्म में वो इतनी ऊंची स्थिति में रही तो इस जन्म में फिर से शुरुआत क्यों करनी पड़ी। मैंने जैसा अभी कहा, सचेतन को हर बार जागृत करना पड़ता है। उसी का ही प्रभाव है जो हमारे भौतिक स्वरूप में हमारे काम आता है। गहराई में जाने पर अचेतन का पता लगता है। हमारी सारी आदतें, संस्कार सब उसी में छुपे हुए होते हैं। शरीर चिकित्सा में काम आने वाले उपचारों की पहुंच शरीर तक ही रहती है, अचेतन तक नहीं। लगता है स्व संवेदन, स्व सम्मोहन, स्व निर्देशन जैसे इन्हीं उपायों का काम में लाना पड़ता है और इन्हें पुरातन योगी जन अपने अपने ढंग से काम में लाते रहे हैं। जो हो, संसार की सुख शांति और मानवीय प्रगति का मर्म केंद्र तक हमें पहुंचना होगा। किसी उपाय से अचेतन को निश्चित करने के लिए जिस विधि और व्यवस्था को हस्तगत किया जाए उसका आधार हमको लेना होगा। विश्व की समृद्धि की संभावना तभी बन पड़ेगी जब इस आधार पर हम अपने कर्मों को करें। इस तथ्य को दूरदर्शी अध्यात्मवेत्ता ऋषि मनीषी चिरकाल पूर्व से ही इस स्थिति को जान लिया था। उन्होंने मानवीय व्यक्तित्व का आधार केंद्र मन के अचेतन भाग चित्त को माना है और इसी बात पर पूरा जोर दिया है कि समृद्धि के अन्य उप आधारों पर जितना ध्यान दिया जाता है उससे इस पर कम देने की आवश्यकता नहीं है। आज परिजन पूरा जोर लगा रहे हैं पढ़ाई के पीछे। पढ़े भी, ट्यूशन भी लगाएं, वो सारी मारा मारी उन्हीं पर है। कितना व्यवसायिक बन चुका है, परंतु सत्य को देखिए, जब तक उस केंद्र को क्रियाशील नहीं किया जाएगा। मैं पूछता हूं, क्या अधिक पढ़े लिखे जो इंजीनियर बनते हैं, सरकारी पदों पर अधिकारी के पद पर जाते हैं, पुल बनता है तो उस रेत में, सीमेंट में रेत की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं? क्या पुल गिरते नहीं देखे गए हैं? परंतु सत्य को देखिए, वह अपनी जगह पर है। इस तथ्य को बहुत अच्छे से हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो मानसिक परिष्कार जो अधिक से अधिक हमें परिष्कृत करे, उस क्षेत्र में परिष्कार और विकास के बिना भौतिक और आत्मिक समृद्धि की आशा नहीं पूरी हो सकती। उनके अनुसार चेतन मस्तिष्क की सक्रियता अचेतन की शक्ति तरंगों को काटती है। इसलिए जब चेतन मन अधिक सक्रिय होता है
तो अचेतन स्वतः ही दब जाता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, सचेतन इतना, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, आज आदमी कोई भी अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कहा जाए तो वो लड़ने के लिए तो तैयार है, पर गलती मानने के लिए तैयार महसूस ही नहीं करता, एहसास ही नहीं होता, अपना आपा ही उससे बिल्कुल ठीक लगता है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, हमारा सचेतन अचेतन पर हावी हो गया है और जबरदस्ती करके उसको दबाता हुआ चला जा रहा है। अचेतन अविकसित स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर अचेतन को आप विकसित करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखना, मैंने कई व्यक्ति ऐसे देखे हैं, मैं उनसे अगर ये कहूं कि दुनिया में कोई आपको अच्छा बता दे तो एक को ले आओ, परंतु अपने में वो किसी खराबी को नहीं देखते। ऐसे व्यक्ति जिद्दी किस्म के हो जाते हैं और उनका अचेतन निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। बौद्धिक संस्थान की सक्रियता को शिथिल करने पर अचेतन केंद्र जागृत होता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो साधनाएं हैं, इनके द्वारा मन मस्तिष्क को शिथिल, निष्क्रिय और शून्य स्थिति में ले जाया जाता है। तभी दूरदर्शन, दूरदृष्टि, विचार संप्रेषण, भविष्य का ज्ञान और अदृश्य का, परोक्ष का दर्शन आदि अतीन्द्रिय क्षमताएं आपको प्राप्त होने लग जाएंगी। मैं यहां कह रहा हूं, कोई दबाव में आकर के अपनी साधना मत करना। सहज स्वाभाविक चिंतन के द्वारा इसको जागृत करना है। मैंने जैसा अभी कहा, हमारी अंदर से इच्छा एक जागृत होनी चाहिए कि मेरा विरोधी एक भी ना रह जाए, मेरा विरोधी एक भी ना रह जाए, मैं सभी की दृष्टि में चढ़ जाऊं। चापलूसी मत कहना इसको, अपनी गलतियों को स्वीकार करना कहना, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करना कहना। सचेतन बौद्धिक मस्तिष्क को शिथिल करके इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति को अचेतन में, उसके विकास में प्रयुक्त करने में आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको मिलेगा। अति दीर्घजीवी होना, अति शक्तिशाली होना, अदृश्य जगत का ज्ञान प्राप्त करना, ये स्थिति आपकी चेतना के अंदर प्रकट होना संभव है। छोटे छोटे जीव आप देखते होंगे, बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े होने पर भी उनका चिंतन और सचेतन क्षेत्र शिथिल रहता है। इसी का लाभ अचेतन को मिलता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहूं, कुत्ते की घ्राण शक्ति कितनी ताकतवर होती है। एक बार किसी को सूंघ लेता है तो उसकी सेंस में चला जाता है, उसकी बुद्धि में चला जाता है, अचेतन में चला जाता है।
वो पहचानता आंख से नहीं है, ग्रहण शक्ति से। उसकी स्मृति जो काम करती है उसकी ग्रहण शक्ति पर टिकी हुई है। चमगादड़ के ज्ञान तंतु राडार जैसी क्षमता रखते हैं। व्हेल मछली का अचेतन मस्तिष्क बहुत क्रियाशील होता है। उसके शरीर पनडुब्बी की तरह सारी विशेषताएं उसके अंदर पाई जाती हैं। समुद्र में छोटे छोटे झींगे शरीर प्रणाली जेट विमान की तरह होती है। उनका अचेतन मस्तिष्क इतनी तीव्रता के साथ दौड़ता है, समर्थ होता है। अनेक पशु, अनेक वन्यजीव ऐसे मौसम सहित अन्य अन्य प्रकृति के आपदाओं जैसी, भूकंप जैसी, वर्षा जैसी प्रलयंकारी स्थिति को पहले ही पहचान लेते हैं। जैसे वर्षा ऋतु आने से पहले चींटियां या अन्य कीड़े अपना आहार इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। सभी विशेषता इनके अचेतन मस्तिष्क का ही परिणाम है। मनुष्य के चेतन मस्तिष्क की अति सक्रियता से उत्पन्न ऊष्मा अचेतन को दबा लेती है, जिससे उसकी अलौकिक क्षमताएं प्रसुप्त स्थिति के अंदर पड़ी हुई रहती हैं। योग का पहला चरण यही है, मानसिक संतुलन के ऊपर बल दिया जाए। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां चित्त को उद्वेलित करती हैं। अभ्यास में जो कार्य किए जाते हैं उनमें व्यवधान पैदा करती हैं। मानसिक ऊष्मा से अनावश्यक वृद्धि नहीं, अचेतन की क्षीणता और बिखराव बच जाता है। इस तरह मानसिक संतुलन का प्रथम चरण सध जाने पर अगला चरण उठाया जा सकता है। और पहला चरण मैंने आपसे कहा, सचेतन वाला पक्ष आपसे कहा है। जो चेतन मस्तिष्क की गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोककर उस संस्थान को विकसित और क्रियाशील कर सकें। शुरू में जब साधना शुरू कराई थी तो उस समय कहा गया था, एक समय का मौन रखने की बात कही गई थी। एक निश्चित समय का मौन आप आधा घंटा रख सकते हैं, आप जितना हो आपका मन उतना रख सकते हैं। ये तो अभ्यास है। मैं तो कहता हूं 5 मिनट से भी शुरू किया जा सकता है। और आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, जितना आपका मन करे। इससे क्या है, जो मस्तिष्क की ये ऊर्जा है उसको बचाना है। सचेतन से अचेतन में उसको प्रवाहित करना है। ये पहला चरण है। अनुकूल परिस्थितियों में चित्त को लाने के लिए जितने उतार चढ़ाव उसके अंदर आते हैं उनको गौण करना है। संभावनाएं अगर अनुकूल नहीं है तो क्या हमें काम को छोड़ देना चाहिए? साधक नहीं कहते उसको। संभावनाओं को सक्रिय करने के लिए उन संभावनाओं को जागृत करना पड़ेगा जो अभी हमारे सचेतन के पास नहीं है। इसलिए तो कह रहा है कि सफल नहीं हो सकोगे। इसलिए उस सफलता को प्राप्त करने के लिए अचेतन की शक्ति को जागृत करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले कहा था
कि सचेतन के दबाव में अचेतन रहता है, मजबूर रहता है, किम कर्तव्य मूड बन करके रहता है, मैं क्या करूं, उस स्थिति में रहता है। समझ नहीं आता किसी को, सब अपनी हट और अपनी जिद चलाते रहते हैं, फायदा कुछ नहीं होता। और आज परिवारों की स्थिति यही बनती जा रही है। हर आदमी अपनी मर्जी पर दबाव देता है, कोई सहयोग करने की बात नहीं करता। प्यार की बात तो सब दिखाते हैं, परंतु पूर्ति करने की बात कोई नहीं करता। दोबारा से बोल रहा हूं, घर परिवार में जितने सदस्य हैं, अगर वो एक मिलकर के रहें, एक मिलकर के चलें, तो आत्मिक क्षेत्र में वो बढ़ते हुए चले जाएंगे। परिस्थिति कैसी पैदा हो चुकी है कि सब अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं, सब अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ, कुत्ते की ग्रहण शक्ति पर कुत्ते की मर्जी चलती है क्या? वो अंदर से उसे बेचैन करती है। चींटी को बरसात आने से पहले पता लग जाता है, इसलिए वो अधिक के दानों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। व्हेल मछली की बात कही, झींगुर की बात कही, वो अपने आप को साध लेते हैं, अपने आप उनकी अचेतन सत्ता काम करना शुरू कर देती है। और बिखराव की जगह पर, मानसिक बिखराव की बात कह रहा हूं, वहां पर जुड़ाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जुड़ाव कौन सा? चेतना का, ऊष्मा का, वो बढ़ने लग जाता है। और जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है, अचेतन मस्तिष्क आपका काम करने लग जाता है। अचेतन मस्तिष्क की गतिविधियों को अगर हम किसी तरह से रोक लें और उस विद्युत को अचेतन में नियोजित कर दें, तो आपकी अतीन्द्रिय क्षमताएं विकसित होने लग जाएंगी। करके देख लो, ये पहला चरण आपको बताया है, ये पहला चरण आपको बताया है। आप करके देख लीजिए, उसके परिणाम आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। रत्न भंडार जिसको कहते हैं, वो सब हमारे अचेतन के अंदर भरे होते हैं। सचेतन उस पर अधिकार जमाए बैठा रहता है। अचेतन में सब कुछ दिव्य और भला ही नहीं, पाश्विक कुसंस्कार भी उसके अंदर विराजमान होते हैं। उनका परिशोधन, परिष्कार आवश्यक है। मैंने बताया भी था, हमारी आदतों का केंद्र हमारा अचेतन है। उसके संतुलन और एकाग्रता के आगे बढ़ते हुए चित्त को जागृत करने पर ही लय हो सकता है। अष्टांग योग की चरम अवस्था इसी को कहते हैं। इसके लिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की भूमिकाएं पार करनी पड़ती हैं। इन साधनाओं के द्वारा अचेतन मस्तिष्क की चेतन शक्ति और संकल्प शक्ति को शिथिल करते हुए वहां लगे हुए तेजस अचेतन में नियोजित किया जाता है। तभी अनुपम दिव्य क्षमताएं प्रकट होनी शुरू होती हैं। योग और लय का आश्रय लेकर के अचेतन को कुसंस्कारों से मुक्त करने की दिशा में जितनी अधिक प्रगति करता है, वो उतना ही समर्थ सिद्ध पुरुष कहा जाता है। यही योग का उद्देश्य है, यही योग का उद्देश्य है। इससे आगे का कल फिर समझाएंगे। समय पूर्ण हो चुका है। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।